सबसे बड़ी तस्वीर कह सकते हैं, लेके अस्पताल में शहीदों को सलाम, शहीदों को श्रद्धांजलि, क्योंकि आप जानते हैं 20 जवानों की शहादत जो व्यर्थ नहीं जाएगी और पूरा देश जो है वो सैनिकों के साथ है, सैनिकों के सम्मान के साथ है और शहादत के साथ है और बलिदान के साथ है। ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। बिल्कुल, और इस बीच लगातार ब्रेकिंग न्यूज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि लद्दाख में झड़प के लिए हमें जिम्मेदार ना ठहराएं, हमें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने की कोशिश जारी है। ये भी चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं सीमा पर स्थिति स्थिर और नियंत्रित। ये चीन के विदेश मंत्री का बयान है। इससे पहले आपको भारत के विदेश मंत्रालय का बयान भी याद होगा अमन, जब भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ये साफ कहा गया कि ये सोची समझी रणनीति के तहत ये प्लान्ड अटैक था जो हमने गलवान में हिंसक झड़प देखी है। बिल्कुल, ये विदेश मंत्रालय का बयान हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें एक आ जा रहा है कि चीन को जिम्मेदार जो है इस झड़प के लिए ना ठहराया जाए। हालांकि चीन की जुबान अब थोड़ी सी बदलती नजर आ रही है। बातचीत का नाटक, बातचीत की नौटंकी अब चीन कर रहा है। लेकिन क्या जिनपिंग की जिद, देखिए आज हम लोग डिबेट क्या कर रहे हैं 6 बजे, टॉपिक एक बार आपको जल्दी से समझा देते हैं। क्या शी जिनपिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, अपनी जिद के चक्कर में चीन को ले डूबेंगे क्या? बिल्कुल, और जिनपिंग की जिद क्या चीन पर भारी पड़ेगी? चीन पर भारी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत अहम मुद्दा यह है कि शी जिनपिंग की अपनी पोजीशन अपने देश में इस वक्त वीक है और इसीलिए हमने सेना में जो लोग बारीकी से इस तरह की रणनीति हैंडल कर चुके हैं, जिन्होंने ग्राउंड पर हालात देखे हैं, जो इस तरह के सिचुएशन से 2-4 हो चुके हैं, उन्हीं एक्सपर्ट्स को बुलाया है। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल वीके अहलूवालिया जुड़ गए हैं। वो जीओसी थे, करगिल डिवीजन के कोर कमांडर, लेह सेक्टर के, जहां पर पूरा विवाद हम आपको जानते ही हैं। इसके अलावा आर्मी कमांडर है सेंट्रल कमांड के। जनरल अहलूवालिया, जय हिंद सर। जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए मेरा पहला सवाल सर, मैं सीधा इस पॉइंट पर आ रही हूं, शी जिनपिंग की इंटरनल पोजीशन जो है, उसके उनके घर में जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो लगातार सवाल उठा रही है और उसी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या हम एलएसी पर गलवान में हिंसक झड़प जैसी घटनाएं देख रहे हैं? सबसे पहले इस चीज के लिए हमें एक बहुत रियलिस्टिक असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि चीन अभी काफी दबाव में है और जहां की साउथ चाइना सी में वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान स्टेट के आगे ताइवान के साथ, सेनकाकू आइलैंड जापान के साथ और सिंजियांग में उइगर मुस्लिम्स के साथ, और अपने देश के अंदर उनकी अपनी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। आईएमएफ ने उनका जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन सिर्फ 1.2% दिया है। इसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से मैं समझता हूं कि चीन में बहुत अंदर ही उनके काफी प्रेशर है। मुझे लगता है कि जो कार्रवाई उन्होंने लद्दाख में की है या सिक्किम में की थी, उसके खास कुछ मुद्दे रहे थे। सबसे पहले मुझे लगता है कि चीन ये दर्शाना चाहता है, सभी देशों को एक मैसेज देना चाहता है कि चाहे हम किसी भी चुनौती में हों, क्या हमारे पास कितना भी प्रेशर हो, डोमेस्टिक लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, हम सब चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उसमें आगे निकलेंगे। दूसरा, उनका ईस्टर्न लद्दाख में आने का खास मकसद, जो कि ज्यादा फोर्स लेवल के साथ और ज्यादा फ्रंटेज के ऊपर, मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर एंगेजमेंट करना, ये सब जाहिर करता है कि वो एलएसी की अलाइनमेंट को बदलना चाहते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ईस्टर्न लद्दाख एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक टेरिटरी है। बाएं तरफ वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ईस्टर्न साइड में एक्साई चीन जहां चाइना है, नॉर्थ में काराकोरम पास जिसके आगे जो है सिंजियांग पड़ता है, और साउथ में हमारा अपना लुकुंग चुशुल का ये इलाका। इसलिए ईस्टर्न लद्दाख एक बहुत अहम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की टेरिटरी है। वो इस इलाके को बहुत स्ट्रेटेजिक समझता है, इसलिए उन्होंने एलएसी का अलाइनमेंट बदलने का कोशिश किया, जिससे कि उनका एक्साइटेड में। सर, यही बात हिंदुस्तान कह रहा है।
लेफ्टिनेंट जनरल A.K. बख्शी भी हमारे साथ है। यही बात सर हिंदुस्तान कह रहा है, जो आपने कहा ना कि वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को चेंज करना चाहता है। मैं आऊंगी अहलुवालिया साहब, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल A.K. बख्शी भी है और इस पूरे एरिया को बहुत क्लोजली वहां पर एक लंबे अरसे तक सर ने सर्व किया है अमन, और साथ ही पूरी जो बारीकियां हैं इस टेरेन की उन्हें भी बखूबी समझते हैं। जनरल बख्शी, जय हिंद सर, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सर पहला सवाल यही, मैं यहां पर ये तो हिंदुस्तान ही कह रहा है कि अब इस LAC की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस है उन्हें चेंज करना चाहता है, लेकिन विकल्प क्या, उस पर बात करना जरूरी हो जाता है अमन। चलिए, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सर, आपसे बात करेंगे, लेकिन अहलुवालिया सर, यही सवाल आपसे। हम लोग लगातार सुबह से ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। अगर शी जिनपिंग ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं भारत के साथ, इस तरह से कन्फ्रंटेशन वो ले रहे हैं, इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है सर? जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमारा मकसद होना चाहिए कि ये क्या रियलिस्टिक असेसमेंट क्या है। मैं मानता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिजाइन है, ये कोई लोकल एक्शन नहीं है, और इसलिए ये भी बोलना गलत होगा कि सिर्फ ये मिलिट्री लेवल इंडिया चाइना का डिस्प्यूट है। ये एक्चुअली ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैव अ रोल टू प्ले। सो आई एम श्योर दैट हमारे पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, ट्रेड लेवल पर वो सब कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ मिलिट्री लेवल की बात आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर डिजाइन किया गया है। इसमें टॉप डाउन अप्रूवल मिला हुआ है, इसकी वजह से काफी फोर्स लेवल इस इलाके में आया है और काफी फ्रंटेज पर आया है। इसका मतलब क्लियर होता है कि वो LAC का ये बिल्कुल प्लान रणनीति थी उनकी, और इसी वजह से आप देखते हैं कि उनके आने के बाद, LAC को पार करने के बाद, उनके काफी ट्रुप्स, व्हीकल्स, टैंक्स, लाइट टैंक्स और एयरक्राफ्ट जो है नगारी एयरफील्ड में दिखाए गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि चीन को कभी यह समझना नहीं चाहिए कि भारत एक कमजोर देश है। अगर मेरा मानना है, जो मैंने लिखा भी है, इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड टू चाइना इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड प्रोपोर्शनल मैनर टू गिव ए करेक्ट मैसेज दैट दे मस्ट नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। वो किसी भी हालत में हमें ग्रांटेड ना लें। और ये तस्वीर, एक मिनट, ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए, आपके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनको यहां पर सलामी दी जा रही है। तिरंगे में लिपटा जवानों का शरीर, जवानों का शव तिरंगे में लिपटा, और यहां पर उनको सलामी दी जा रही है। आप जानते हैं 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, इसमें कमांडर स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी भी मौत हुई है, वो भी शहीद हुए हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने हमारे लिए दिया, जो वीर गति को। तो शहीद सुनील कुमार, उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। आंखें नम, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, और उन्हें इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद सुनील कुमार, उनका जो पार्थिव शरीर है वो पटना पहुंचा है, तिरंगे में लिपटा उनका ये पार्थिव शरीर, शहीद सुनील कुमार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उनको नमन, उनको श्रद्धांजलि, सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और पूरे ऑनर के साथ यहाँ पर उनको सलामी, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए लड़ते लड़ते ये लोग शहीद हुए। जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मारते मारते शहीद हुए, क्योंकि नुकसान हमने भी चीन का किया, और भारतीय जवान जो है वो देश के लिए जान देने से नहीं डरता। हमारे यहाँ शहादत पर गर्व किया जाता है, और ये गर्व की अनुभूति। लेकिन एक और चीज क्लियर करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, जो सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो शहादत है, जो शहीदों का बलिदान है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये देखिए आप, उनके बेटे हैं शहीद सुनील कुमार के बेटे, और यहाँ पर अंतिम विदाई, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके बेटे, उनका परिवार।
तो शहीद हवलदार सुनील कुमार पटना से आते हैं, वहीं से ये तस्वीरें, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। हर किसी की आंखें नम। और गलवान वैली में चीन के सैनिकों के साथ, पीएलए के साथ कहना चाहिए, क्योंकि चीन की सेना तो पॉलिटिकल पार्टी की सेना है, उनके खिलाफ अपना सर्वोच्च बलिदान, उस हिंसक झड़प में सर्वोच्च बलिदान दिया है शहीद सुनील कुमार ने। और उन्हें श्रद्धांजलि पटना में इस वक्त दी जा रही है। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि गलवान के शहीद, जी हां, शहीद सिपाही राजेश ओरांग बीरभूम पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते थे। कमांडिंग ऑफिसर सतीश बाबू, जिनकी छोटी सी बेटी की तस्वीर आपने देखी होगी, अपने पिता को किस तरह से उन्होंने सल्यूट किया था। और लगातार जी न्यूज पर हम आपको शहीदों के नाम दिखा रहे हैं गलवान में, जिन्होंने शहादत दी है, कहां से वो ताल्लुक रखते हैं। आज इन शहीदों के बारे में जानना, इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आप जानते हैं, जी न्यूज हमेशा से कहता है कि शहीदों का घर असल तीर्थ स्थल है। मतलब जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो वीरगति को प्राप्त हो गए देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। और ये तस्वीरें देखना, इनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिन्होंने अपनों को छोड़ा आपके लिए। आप समझ रहे हैं, जो विवाद चीन के साथ हुआ, सीमा विवाद, तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं, बदला लिया जाएगा, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तमाम चीजें हैं, लेकिन आपके लिए इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। आपके लिए शहादत को नमन करना बहुत जरूरी है, आपके लिए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इनको श्रद्धांजलि दीजिए, इनको नमन करिए। शहीद सुनील कुमार ने, जिनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है, इन्होंने अपने आप के लिए, इन्होंने देश के लिए, मातृभूमि के लिए वो चीन से टकराए। मतलब आप समझिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने कहा कि मारते मारते शहीद हुए। इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए 1 इंच का जो है समझौता नहीं किया। मतलब 1 इंच नहीं जमीन जाने देंगे और अपनी मातृभूमि के लिए जान लुटा देंगे। ये कुछ ऐसा ही, 1 इंच का समझौता नहीं अब होगा। बेशक इसके लिए शहादत ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन अब और शहादत नहीं, ये भी अब चीन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर गुस्सा है, देश में रोष है, एक आक्रोश का भाव है। तो ये तस्वीरें आंखें नम करने वाली, लेकिन साथ ही इन तस्वीरों को देखकर याद रखिए, ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भरोसा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिलाया गया है। एक बार फिर से रुक करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल वीके अहलूवालिया का। अहलूवालिया साहब, मेरा सवाल ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तमाम एक्सपर्ट से जब बात हुई है वो सब यही बात कहते हैं कि चीन जो है वो एलएसी को कभी सेटल ही नहीं होने देगा, उसको, इस एलएसी को हमेशा के लिए जीवित रखना है। लेकिन क्या हिंदुस्तान के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो अब हिंदुस्तान को क्या अपना स्टैंड, जैसा कि हम देखते हैं कश्मीर को लेकर इंडिया का स्टैंड एकदम क्लियर है, ऐसा ही स्टैंड क्या हम, वही फर्मनेस क्या हम एलएसी को लेकर भी अब हिंदुस्तान के स्टैंड में देखेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं कि बाउंड्री डिस्प्यूट की बातचीत जो है 1981 से शुरू हुई थी, और उसके बाद में 1993, 1996, 2003, 2010, 2012 इतने एग्रीमेंट हुए, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, प्रोटोकॉल्स, हॉटलाइंस, लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ? 22 राउंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के टॉक्स के भी हो गए। ग्राउंड के ऊपर मैं समझता हूं इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ यह है कि चीन एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, को जीवित रखना चाहता है। वो इसके इंटरेस्ट में है कि उसकी वजह क्या है कि हमारे ईस्ट में हम हमेशा एलएसी के ऊपर चीन के साथ इंगेज रहेंगे, वेस्ट में हम पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंगेज हैं, और उन दोनों देशों के बीच में एक निक्सस है। तो उन दोनों देशों को इस चीज में अच्छा रहेगा कि अगर इसी वजह से हमारा ये बाउंड्री डिस्प्यूट जीवित रहे और ये हम दोनों जगह पर दोनों देशों के साथ में इंगेज रहे। तो इससे क्या है कि हमारा देश, जो चीन चाहता है कि हम सिर्फ साउथ एशिया में ही सहमत रह जाएं अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स को लेकर। पाकिस्तान, पाक स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, साथ में प्रॉक्सी वॉर के साथ हमारे देश की लेफ्टिनेंट जनरल अहलूवालिया, अगर आप एक चीज समझा पाए, चीन को एहसास तो कराना होगा ना कि शहादत जो है, इसकी कीमत तो चीन को बतानी होगी।
कि अगर आज हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, इसकी कीमत तो समझानी या बतानी होगी ना चीन को। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यर्थ नहीं जाएगा, एक मैसेज तो देना पड़ेगा, छोड़ा तो नहीं जा सकता ऐसे। मैं भी आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे जवानों की बलिदान, ऑफिसर्स, जेसीओ, जवान, इन सब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके लिए जैसे मैंने कहा कि एक रियलिस्टिक असेसमेंट करने के बाद हमें भी इन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड प्रोपोर्शनल मैनर वी शुड रिस्पॉन्ड। क्या हमको चाइना को एक मैसेज देने के लिए जनरल आलूवालिया, मतलब वो हमारी जमीन पर आकर बैठा है और हम नेगोशिएट करेंगे क्या? वो तो हमारी जमीन है ना। नहीं, आप मेरे पॉइंट को समझे नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि रियलिस्टिक असेसमेंट करने के बाद और साथ में जो डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की कार्रवाई है, लेकिन किसी भी हालत में भारत को सॉफ्ट नहीं दिखाना चाहिए। जहां पर भी जरूरत है हमें प्रोपोर्शनली और इन अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो विकल्पों की बात मैं आपसे करना चाहती हूं। आपको लगता है अब ये एस्केलेट होगा, डी एस्केलेट होगा? हिंदुस्तान को क्या लिमिटेड वॉरफेयर के लिए जाना चाहिए? मैं सोल्यूशन की मतलब संक्षेप में मैं आपसे समझना चाहती हूं, ऑप्शंस के लिहाज से लिमिटेड वॉरफेयर या फिर कोई और ऑप्शन? देखिए, ये मामला जो है सिर्फ मिलिट्री के लेवल के ऊपर आधारित नहीं है। इस चीज के लिए पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और दूसरे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर भी इसमें अपना अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन मिलिट्री लेवल के ऊपर मैं समझता हूं, जो अभी मैंने स्टेटमेंट देखा है चाइना की तरफ से, जो कह रहे हैं कि वो इस समय डिसएंगेज और डीएस्केलेट करने के लिए तैयार हैं और वहां की कंडीशन नियंत्रित है। लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया है और उन्होंने हमारे इलाके में ही ये कार्रवाई की है, झड़प की है। इसलिए हमारे रिस्पांस इन जगह पर हमेशा एक अप्रोप्रिएट और प्रोपोर्शनल रहनी चाहिए, जिससे कि चीन को भी ये मैसेज मिले कि हमें किसी भी तरीके से वो ग्रांटेड नहीं ले सकते। इसमें हमारा जो 5 मुद्दे मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि एक मैच्योर देश ने दिए हैं। सबसे पहले हमने उनको सिर्फ ये बताया कि हम किसी भी तरीके से अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कभी भी समझौता नहीं करेंगे। दूसरा, जो चीन के ट्रुप्स एलएसी के आगे आए हैं जी, वो डिसएंगेजमेंट प्लान और डीएस्केलेशन प्लान के मुताबिक एलएसी के आगे इलाके से वापस पिछले महीने के 20 अप्रैल के टाइम पर पहुंच जाएं। तीसरा, जो एडिशनल ट्रुप्स इस इलाके में आए हैं, जैसे कि गन्स, टैंक्स, रेडार्स, एयरक्राफ्ट और एडिशनल ट्रुप जो आए हैं, वो डिसएंगेजमेंट प्लान के मुताबिक दोनों देशों को अपनी अपनी जगह पर वापस जाना जरूरी है। ठीक है सर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद, सर मैं आगे आऊंगी आपके पास। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी आ गए हैं। जनरल हसनैन, जैन सर, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सब पहला सवाल वही, मौजूदा हालात में बेस्ट ऑप्शन क्या? जब हम विकल्पों की बात कर रहे थे तो विकल्पों में एक तो ये था कि भारत को आक्रामक रुख अपनाना चाहिए क्योंकि चीन एलएसी को सेटल ही नहीं करना चाहता। इस पर मैं आपकी ओपिनियन चाहती हूं। भारत को भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन को पकड़ना चाहिए जहां से चीन को से नेगोशिएट कर सके हम अपने टर्म्स पर। आपका कमेंट क्या है इस पर? देखिए आदित्य, ये जो स्थिति है अभी बड़ी गर्म स्थिति है और हमें भी बैकग्राउंड में मीडिया के अंदर इस तरह की टिप्पणी के साथ ये स्थिति को और बिगाड़ना नहीं चाहिए। एक तो सबसे पहले ये, मगर मैं जानता हूं कि भारत के अंदर, भारतवासियों के अंदर बहुत गर्मी पैदा हुई है, बहुत कंसर्न हुआ है कि किस तरह से 20 कीमती जानें हमारे जवानों की, हमारे अफसरों जवानों की किस तरह से गई हैं। और इसलिए जरूरी है कि कोई ना कोई मिलिट्री मैसेज जो है वो चीन को मिले। ये डिमांड स्ट्रीट के लेवल से, नीचे के लेवल से डेफिनेटली होगी। इस वक्त इमोशंस बहुत हाई चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये डिबेट कर रहा हूं अपने दिमाग में कि क्या ये सबसे अच्छी रणनीति होगी कि हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें मिलिट्री तरीके से, कि या हम एलएसी के ऊपर पहले मामले को ठंडा होने दें थोड़ा
और नेगोशिएट करें और साथ में तैयारी पूरी रखें। चीन को यह मैसेज कन्वे करते रहें कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे हटे नहीं है और हम आपको दोबारा एक चांस दे रहे हैं कि जहां जहां पर आप अंदर आए हैं उस इलाके को छोड़कर वापस चले जाइए। हमारे पास काफी नफरी है, फौज हमारी बहुत बड़ी है, एयरफोर्स हमारी बहुत बड़ी है और मेरे ख्याल में कोई हिचकिचाहट नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, पब्लिक के अंदर, आर्मी के अंदर कि अगर हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कायम करना है तो हर हालत में हम अपनी आर्मी को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस का पूरा इस्तेमाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे करेंगे। इस वक्त कहना यह कि हम क्या एग्जैक्टली ग्राउंड पे करेंगे कि हम आगे बढ़ के कोई जमीन को पकड़ेंगे एटसेट्रा, मेरे ख्याल में इस वक्त वो बेफजूल हो। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, एक सवाल आपसे, आपने कहा डायलॉग से डिप्लोमेटिकली इस चीज को हैंडल किया जाए, वो तो शायद सर 7 या 8 दौर की बातचीत हुई है, कमांडर स्तर की, को कमांडर स्तर की, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, कई दौर की बातचीत हुई, उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, स्कफल हुआ, 20 हमारे शहीद हुए, हमने भी 43 के करीब मारे। मेरा सवाल आपसे, आपको लगता है अभी भी हम उस स्टेज पर हैं कि डायलॉग, डिप्लोमेटिकली सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज हो सकती है, आपको लगता है? देखिए, मैं एक मिलिट्री कमांडर हूं, एक जनरल ऑफिसर हूं। मेरे लिए एक चीज क्लियर है, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के अंदर मुद्दा हमारा, क्या हम इस वक्त क्या हम भड़कपन करके इमीडिएटली कुछ अचीव कर पाएंगे? क्या हम चाहते हैं कि पूरी बॉर्डर के ऊपर इस वक्त लड़ाई लग जाए जबकि पूरा देश कोविड-19 के चपेटे के अंदर बीच में फंसा हुआ है? मैं चाहता हूं कि हम प्रैग्मेटिक रहें। देखिए, याद रखिए 1967 में भी नथुला में 85 जवान मारे गए थे इंडिया के और 350 चीन के जवान मारे गए थे। तब भी वो स्थिति जो है आखिर में रिजॉल्व हुई और डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हुई। मिलिट्री सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आई और उसके बाद जो है ठंडी पड़ी। ये जरूरी नहीं होता कि इमीडिएटली कुछ अगर स्टैंड ऑफ हो तो आप इमीडिएटली गर्मी और बढ़ाएं और एलएसी के ऊपर स्टैंड ऑफ को और बढ़ा दें। अगर आपका मुद्दा है, कुछ बनाया, आपने रणनीति बनाई है और आपके पास एम क्लियर है कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ आपको इससे कुछ हासिल होगा, बेशक करिए, मगर मेरे असेसमेंट में इस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा हुई है। जनरल हसनैन, आऊंगी मैं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे यह भी समझना कि स्थिति आगे आपको किस दिशा में जाती दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है अभी थोड़ा सा और एस्केलेशन होगा या आपको लगता है यहां से हालात डी एस्केलेट होंगे? ये बहुत अहम सवाल है सर। मैं लूंगी आपसे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। आपको यहां पर यह भी बता देते हैं लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा, जो कि 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के रणनीतिकार, वो भी ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज। He is the best brother in the world. मेरी बहन मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं भी अपने बहन से बहुत प्यार करता हूँ। इस दिन को जीने के लिए हमेशा से वेट किया था। जी न्यूज को थैंक यू बोलना चाहूंगा। जी न्यूज को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने इतना बंदोबस्त करके हमारी फैमिली के साथ, हमारे बेटे रोहित के साथ बात करवाई है। जी न्यूज ने हमें एक्सेप्ट किया है कि दूरियां कम गई, हमें मिलाया है और हम बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से। जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं परिवारों के साथ साथ सारे देश को आज IMA की परेड देखने का मौका दिया। जी न्यूज ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੀ न्यूज ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ अपने बेटे ਨੂੰ मिलने का मौका दिता। हमें बड़ी उम्मीद लगी हुई थी कि हम जो है बेटे के सितारे लगाने जाएंगे। धन्यवाद देना चाहूंगा जी न्यूज का, जिन्होंने कि मुझे मेरे परिवार से कनेक्ट कराया। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो मेरे आसपास ही हों। माटी ने तेरी आज पुकारा। जी थैंक यू मेरी बात कराने के लिए। हाँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जी न्यूज वालों ने हमको इस प्लेटफॉर्म पर तुमसे मिलवा दिया। लेफ्टिनेंट इंतजाम, आई फील वेरी वेरी सुपर प्राउड ऑफ यू। बॉर्डर पे जाके हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करो, हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जी न्यूज को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस के कारण हमारे परिवार हमारे पास आ नहीं पाए, लेकिन आपने जिस तरह से हमारी कनेक्टिविटी की है, इससे महसूस नहीं हो रहा है कि हम अपने परिवार को मिस कर रहे हैं। जी न्यूज को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाउ इज द जोश? हाय ऑलवेज है। आप
आप लोगों को टीवी पे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि मैं इस चैनल का और IMA का कितना शुक्रगुजार हूँ। आई एम ए प्राउड फादर ऑफ लेफ्टिनेंट अनमोल गढ़वाल। जब स्टार लगे तो मैं देख रही थी उसको GTV पे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें उनसे मिलाया। ये जो आप कर रहे हैं, जिस तरह आपने इन सब जेंटलमैन कैडेट्स को उनके परिवारों के साथ जोड़ा है, तो ये बहुत ही भावुक मोमेंट है इन सबके लिए।